आप सब इतने टाइम से पढ़े जा रहे हो, है ना, टेस्ट सीरीज, कोचिंग, मॉड्यूल्स, डीपीपीज, बुक्स सब कर लिया, लेकिन अभी जो टाइम आया है वो सबसे क्रूशियल टाइम है। अभी टाइम है रिवीजन का। सिर्फ 6 महीने बचे हमारे पास जेईई मेंस के पहले अटेम्प्ट में, और उससे पहले हमारा रिवीजन जो है बहुत ही सही तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि सर रिवीजन करें कैसे, जिससे कि जो पढ़ा हुआ है वो एग्जाम में मेमोराइज भी तो रहना चाहिए ना, याद भी तो आना चाहिए ना। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज तरुण यादव, आई एम ए मैथमेटिक्स मेंटर। तो आज हम ऐसी ही जेई की सॉलिड रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे अपने को बहुत फायदा मिलने वाला है, जो एक्चुअल टॉपर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये जो जेई स्ट्रेटजी होगी ये रैंक ओरिएंटेड होगी, इफेक्टिव होगी, प्रैक्टिकल होगी, कोई फालतू की बकवास नहीं होगी। तो जो बच्चा सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेके, अभी टाइम कम बचा है, वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखे, कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए इसमें। तो चलिए सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं कि रिवाइज करने का मतलब चैप्टर्स को दोबारा पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है ना। तो चलिए अपन स्क्रीन के थ्रू देखते हैं एक बार कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं रिवीजन के टाइम पे। जेई जो है सिंपली एक एप्लीकेशन बेस्ड और रिकॉल एग्जाम है। इसमें जो हमने पढ़ा है वो हमें याद रहना चाहिए और उसका एप्लीकेशन करना आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ चीज़ें याद रहने से कुछ नहीं होगा। रिकॉल प्लस एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है जी, इसलिए चीज़ों को स्मार्टली रिवाइज करना है हमें। ऐसे आंख बंद करके लाइन बाय लाइन स्कूल वाला तरीका जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। चीज़ों को कैसे रिवाइज करना है, स्मार्टली रिवाइज करना है। अगर आप अभी भी स्कूल वाले तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, जो सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ अपना आप टाइम खराब कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उसका, आपको याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने टारगेट्स बनाइए। आप अपने टारगेट बनाइए कि मुझे इतने महीने में ये चीज़ कंप्लीट करनी है। आप मंथली टारगेट बनाइए कि एक महीने में मुझे ये 3 मैथ्स की चीज़ें कंप्लीट करनी है, एक महीने में मुझे ये 3 फिजिक्स की चीज़ें कंप्लीट करनी है, मुझे ये 3 केमिस्ट्री चीज़ें कंप्लीट करनी है। अब टारगेट बन गया मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का। अब क्या करें, उस टारगेट को ना वीक्स में डिवाइड कर दें। मंथली टारगेट बन गया, अब उसको उसी टारगेट को वीक्स में डिवाइड कर दें आप, कि इस पहले वीक में मैं इसमें से ये चीज़ करूँगा, दूसरे वीक में ये चीज़ करूँगा। इससे क्या होता है, हमारा जो टारगेट है ना वो हमें अचीवेबल लगता है बेटा। ठीक है, जेईई रिवीजन का सिंपल रूल है कि जो आपका रिवीजन है वो एक्टिव, टारगेटेड और टाइम बाउंड होना चाहिए। 3 चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, एक्टिव मतलब आप एक्टिव होकर रिवीजन करें, आप अपने टारगेट फिक्स रखें कि मुझे ये करना ही करना है। दूसरा, टाइम बाउंडेशन के साथ कोई भी रिवीजन करें, मतलब ये नहीं कि 10 दिन आप जो है एक ही चीज़ में लगे हुए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं जेईई के सबसे सॉलिड रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में। ये स्ट्रेटजी हम 3 फेज में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए 3 फेज रिवीजन स्ट्रेटजी अपने पास। सबसे पहला फेज अपना होता है कि अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना, जो हमारा बिल्कुल बेसिक्स होता है किसी भी चैप्टर का, उनको स्ट्रॉन्ग करना जो है ये सबसे पहला काम होता है अपना। कई बार हमारे बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो जब हम क्वेश्चन करे जाते हैं हर क्वेश्चन में अटक जाते हैं। जब भी क्वेश्चन करते हैं हर क्वेश्चन में अटकते हैं। तो बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करना अपने को ना। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ तो सीक्वेंस सीरीज की बात करूँ, क्वाड्रेटिक की बात करूँ, कंपाउंड एंगल्स की बात करूँ, शुरू के चैप्टर से 11th के कंपाउंड एंगल्स में हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मुलेज क्या होते हैं, फॉर्मुलेज ड्राइव कैसे होते हैं। ठीक है, ये सब हमें बेसिक पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में पता होना चाहिए सम ऑफ रूट्स का डेरिवेशन कैसे आता है, इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। अगर बेसिक ही नहीं पता होगा तो किसी काम की नहीं है रिवीजन। तो सबसे पहले क्या करो, अब देखो ये अपन पहला फेज जो है वो चलेगा अपना लगभग अक्टूबर तक, है ना। अभी चल रहा है जुलाई, तो जुलाई से अक्टूबर तक अपना पहला फेज चलेगा ये रिवीजन का, जिसमें अपन क्या करेंगे, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे अपन। अब बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे कैसे, क्या क्या तरीके होते हैं बेस को स्ट्रॉन्ग करने का। देखो पहला जो पॉइंट होगा कि अपने को अपने सारे कंसेप्ट जो है ना नोट्स से रिवाइज करने हैं। जितने भी हमारे कंसेप्ट है सब पूरा आपको है कॉपी पढ़नी है। इसलिए मैं ये बोलूँ तो आपको कॉपी पढ़नी ही पढ़नी है। साथ में कॉपी के जो इलस्ट्रेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको करने ही करने हैं। तो सबसे पहला काम अपन अपने कंसेप्ट पढ़ेंगे नोट्स से। अगला जो है अपन शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन जो है शॉर्ट नोट्स के थ्रू जल्दी होता है। और जो फॉर्मुले हैं, बेसिक फॉर्मुले जो हमें कभी भूलने भी नहीं चाहिए, वो हमारे दिमाग में जो है अगर बार बार शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो छपे रहेंगे, जो कि बहुत जरूरी है मैथ्स में खासकर। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा कि अपना थ्योरी पढ़ो अपन। उसके बाद अपन क्लास नोट्स में इलस्ट्रेशन करेंगे। क्लास नोट्स अपने ऑन द टिप्स होने चाहिए। जो इलस्ट्रेशन है सबका अप्रोच अपने को पता होना चाहिए, जो थ्योरी है पूरी अपने को सब याद होनी चाहिए। ठीक है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपने क्लास नोट्स नहीं पढ़े हैं मतलब आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं है। उसके बाद अपना अपना अगला पॉइंट आता है बेटा कि अपने को मॉड्यूल और डीपीपी सोल्व करने हैं। रिवाइज कर लिया अपन ने, क्लास नोट्स रिवाइज कर लिया अपन ने। अब बात है क्लास नोट्स की अपन ने जो है क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन रिवाइज कर ली। अब बात करते हैं आगे क्या करना है, मॉड्यूल और डीपीपी सोल्व करने हैं। बट अब हम 12th में है, हमने 11th में एक बार मॉड्यूल डीपीपी सोल्व कर चुके हैं, तो पूरा मॉड्यूल या पूरा डीपीपी सोल्व नहीं करना है। अगर आपने 11th में ढंग से मॉड्यूल या डीपीपी सोल्व किया होगा तो वहां पे जो आपका डाउट होगा आपने उसको सर्कल किया होगा, या जो अच्छा क्वेश्चन होगा ना वो आपने स्टार मार के सर्कल किया होगा। अगर नहीं किया है तो आपको करना चाहिए था, उससे आपका टाइम बचता। क्योंकि हम सिर्फ दोबारा वही क्वेश्चंस लगाएंगे मॉड्यूल से। जब मॉड्यूल को मैं दोबारा सोल्व करूंगा तो दोबारा वही क्वेश्चंस लगाऊंगा जो मेरे पिछले टाइम डाउट थे, या फिर मेरे को लग रहा था जो पिछले टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वही क्वेश्चन करूंगा मैं। पूरा मॉड्यूल सोल्व करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे उस टाइम पे 11th में पहली बार सोल्व करने पे हो गया था वो आपसे अभी भी पहली बार सोल्व करने पे हो जाएगा। इसके 99.9% चांस हैं। तो जो 0.1% बच गए वो अच्छे क्वेश्चन होंगे, उसी पे स्टार मार्क आपको लगाना था। अगर नहीं लगाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है देख के क्वेश्चन बता पाएंगे कि मेरे से होगा या नहीं होगा। तो वैसे आप क्वेश्चन को सेग्रीगेट कर ले सबसे पहले, उससे टाइम बचेगा और कंसेप्ट भी सारे रिवाइज हो जाएंगे अपने पास। तो फालतू के जो अभी सवाल करने का टाइम नहीं है अपने पास, है ना। तो ये अपने पास दूसरा पॉइंट था। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट अपने पास केमिस्ट्री की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जो है वो अपने को लाइन बाय लाइन पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को कभी भी इग्नोर नहीं करना आपने। अगला पॉइंट जो है कि जैसे ही अपन ने टॉपिक पूरा किया, तो जैसे ही आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी टॉपिक एक टॉपिक टेस्ट जरूर दो।
अपन ने जैसे ही कोई भी टॉपिक पूरा कर लिया, कोई भी टॉपिक, मान लो अपन ने मैथ्स में जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा किया, मैथ्स में जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा किया, उसका टॉपिक टेस्ट दो। पूरा करने का मतलब क्या है मेरा, पूरे पूरा करने से मतलब है अपन ने नोट्स रिवाइज कर लिए, अपन ने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए उसके, अपन ने जो है उसके मॉड्यूल डीपीपी सब कर लिया, अपन ने उसके कॉपी के इलस्ट्रेशन सारे कर लिए। पूरा जब ये हो जाए है ना, उसके बाद क्या करना है, अपने को उसका एक टॉपिक टेस्ट देना है, जो कि लगभग 1 घंटे का होगा। हर टॉपिक का, हर चैप्टर का आपको टॉपिक टेस्ट देना है, उसको फिर एनालाइज करना है ना। उससे क्या होगा कि मैंने कितना पढ़ा, मैं कितने रिटेन कर पाया और मैं कितनी स्पीड है मेरी इस चैप्टर में, वो अपने को पता लगेगा। ठीक है, तो ये अपने पास जो है 3-4 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप था कि अपने को सारे कंसेप्ट्स रिवाइज करने हैं नोट्स से और साथ में उनके इलस्ट्रेशन रिवाइज करने हैं। अगला क्या था, अपनी केमिस्ट्री के बारे में बात की थी। केमिस्ट्री में अपने को जो है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद अपने डीपीपी मॉड्यूल्स जो है वो सोल्व करने हैं, जो मार्क किए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने हैं, और उस चैप्टर के पीवाईक्यूज भी सोल्व करने हैं। अपने को पीवाईक्यूज बताना भूल गए थे अपन। पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चैप्टर को रिवाइज करते टाइम, तो उसके पीवाईक्यूज सोल्व करने हैं। तो अपने पीवाईक्यूज कर लिया, मॉड्यूल कर लिया, डीपीपी कर लिया, शॉर्ट नोट्स कर लिए, क्लास नोट्स कर लिए, क्लास इलस्ट्रेशन कर लिए। इन सब के बाद जो है अपन आएंगे टेस्ट पे, टॉपिक टेस्ट देंगे अपन, है ना। उसको एनालाइज करेंगे बैठ के 1 घंटा की क्या गलती हुई क्या नहीं हुई। तो ये एक टॉपिक टेस्ट देने के बाद अपने पास एक चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट हो गया रिवीजन में। ठीक है बेटा, अब ये अपने को हर चैप्टर के साथ करना है। चलिए अब बात आते हैं कि एक रूल होता है अपने पास रिवीजन का 1-3-7 रूल। तो 1, 3 और 7, इसमें देखो 1, 3 और 7 का मतलब क्या होता है, कोई भी हमने कोई भी टॉपिक रिवाइज किया, फिर पढ़ा, हमने टॉपिक पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ा शुरुआत में से, उसको अगले दिन रिवाइज करो। मतलब 1 दिन के बाद, ये जो एक रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 1 डे के बाद उसको रिवाइज करो। उसके बाद दोबारा उसको 3 दिन के बाद फिर रिवाइज करो। ठीक है बेटा, उसको फिर दोबारा 7 दिन के बाद फिर रिवाइज करो, और फिर उसको 1 महीने के बाद जो है उसको 30 दिन के बाद फिर रिवाइज करो। इससे क्या है कि आप जो है चीज़ों को भूलेंगे नहीं। जो रिवीजन जो है ना, ये 1, 3 और 7 दिन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है। ये ऐसा करने पे अपन जो है चीज़ों को भूलते कम है, दिमाग में हमारी चीज़ें बैठी रहेंगी। ठीक है, तो 1-3-7 रूल जो है आप फॉलो कर सकते हैं रिवीजन के टाइम पे, जब नया कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं। अब देखो बात करते हैं फेज 2 की। फेज 1 में हमने अक्टूबर तक जो है अपना इस तरीके से जो बताया सब पूरा रिवाइज करना है। अब बात करते हैं फेज 2 की। तो फेज 2 में क्या करना है, अब देखो रिवाइज मेरा हो गया, अब मुझे फोकस करना है पीवाईक्यूज पे। किस पे फोकस करना है, पीवाईक्यूज पे, अच्छे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो अपने पास फेज 2 चलेगा नवंबर और दिसंबर अपना फेज 2 चलेगा 2 महीने। इसमें क्या करना है, फोकस मोर ऑन पीवाईक्यूज। अपने को पीवाईक्यूज पे ज्यादा ध्यान देना बेटा, प्लस टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग। टॉपिक वाइज जो है अपने सारे क्वेश्चन तो सोल्व किए ही हैं, उनके अच्छे क्वेश्चंस और प्लस पीवाईक्यूज जो है वो हमें सोल्व दोबारा करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बाद हमने सोल्व किया पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे टाइम के साथ, टाइम बाउंडेशन के साथ। भाई ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन जो है वो हम लोग भाई करे जा रहे हैं 3 घंटे में, 4 घंटे में, नहीं। पीवाईक्यूज सोल्व कर रहे हैं, टाइम लगाया करो कि मैथ्स में सोल्व कर रहा हूँ तो 1 घंटा लगाया मैंने टाइमर, और उसमें सोल्व किया मैंने 30-25 सवाल। ठीक है, 25 क्वेश्चन उसमें सोल्व कर लिए, बिल्कुल एग्जाम की तरह। टाइम लगा, टाइम स्टॉपवॉच बाउंडेशन सब कुछ लगाओ, है ना, उसी हिसाब से सोल्व करो। क्योंकि तुम्हारी मेंटेलिटी जो है ना वैसे ही बननी चाहिए कि मैं पेपर दे रहा हूँ। क्योंकि पेपर में अपने पास टाइम लिमिटेशन होती है, अपने को 3 घंटे में जो है पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करना होता है। तो अपने को 3 घंटे की आदत डालनी चाहिए कि हर 1 घंटे में जो है अपने को हर 1 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जो है वो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग बात है, केमिस्ट्री मैथ्स के लिए अपन टाइम आगे पीछे कर लेते हैं, बट अभी के लिए मैं यही मानूंगा ना भाई कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए 1 घंटा है, तो अपने को टाइम बाउंडेशन में ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस जैसे करेंगे वैसे ही एक्चुअल में अपन क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखो दूसरा पॉइंट है कि मैथ और फिजिक्स में ना मिक्स्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कम बनते हैं मिक्स क्वेश्चन। मैथ्स और फिजिक्स में खासकर क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन करो। मिक्स्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है भाई, एक टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, तीनों को मिला के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में ट्रिगो मिला दिया, सीक्वेंस सीरीज मिला दिया, ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। साथ में बोल देगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिला देगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं अपने पास किसमें, कोनिक सेक्शन में, कि भाई सब पैराबोला मिला देगा, प्लस एलिप्स मिला देगा, साथ में सर्कल मिला देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस सब कुछ मिला के करेगा, क्वेश्चन दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने को सोल्व करना है। ये क्या, थोड़े लेंथी भी होते हैं और ये कंसेप्ट भी जो है ढंग से बिल्ड कर देते हैं अपने पास। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन अपने को करने हैं, दूसरे फेज में मिक्स क्वेश्चन करने हैं अपने। अगला पॉइंट क्या है कि अभी अपने को पार्ट टेस्ट देना शुरू करना है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, टॉपिक टेस्ट दे रहे थे, मतलब जो चैप्टर पढ़ा उसका टेस्ट दिया, जो चैप्टर पढ़ा उसका टेस्ट दिया। अभी अपने को पार्ट टेस्ट देने। पार्ट टेस्ट मतलब कि मैं 3-4 चैप्टर का मिला के एक टेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स में जैसे मैंने शुरू में सेट्स हो गया, क्वालिटी हो गया, मेरे पास कंपाउंड एंगल्स हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गई, ये 4 टॉपिक हो गए मैथ्स में मेरे पास, इन चारों का मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मिक्स टॉपिक टेस्ट दे रहा हूँ। इससे क्या है कि क्वेश्चंस जो है मिक्स होकर बनते रहेंगे उन चैप्टर्स के। तो अपने को ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी अपने इसमें, अपने जो टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा उसमें, जिससे हमारी एक्यूरेसी भी हमें ज्यादा करनी पड़ेगी अगर नंबर लाने हैं तो, और एक्यूरेसी के साथ हमें जो है परफॉर्मेंस अपनी बूस्ट करनी पड़ेगी उसमें। तो एक अपन जो है पार्ट टेस्ट देना शुरू करेंगे इस फेज 2 में। ठीक है बेटा, फेज 2 में हमने क्या किया, सबसे पहले अपन बोल रहे हैं कि हमने पीवाईक्यूज पे फोकस किया, साथ में अच्छे क्वेश्चंस करें, साथ में मिक्स्ड क्वेश्चन करें अपन ने। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन करना हमने बेसिकली शुरू किया है, और पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अपने पास फेज 2 में। तीसरी बात क्या की थी हमने कि हम पार्ट टेस्ट देना शुरू करेंगे। पार्ट टेस्ट मतलब अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स करके जो है वो टेस्ट देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये अपना फेज 2 की रीजन स्ट्रेटजी होगी। तो आप ध्यान देंगे अपन ने फेज 2 में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे ही फोकस किया है, सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस किया है, क्वेश्चंस पे ही फोकस किया है। वो बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस पे भी मेजरली किस पे फोकस किया है, पीवाईक्यूज पे फोकस किया है। ठीक है, अब चलते हैं फेज 3 में, जो कि आएगा जनवरी से अपने पास फरवरी तक। इस शुरू के 1 महीने और 2 महीने में अपन क्या करेंगे, मतलब जब एग्जाम होने वाला होगा उसके बाद जनवरी में होगा और अप्रैल में फिर होगा, तो जनवरी से फरवरी वाले मंथ में अपन क्या करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल टाइम होता है अपने पास जनवरी और फरवरी वाले मंथ जो है। सबसे पहले अपन रियल टाइम स्ट्रेटजी पे फोकस करेंगे, है ना।
और मॉक टेस्ट देना धड़ाधड़ धड़ाधड़ शुरू करेंगे। मॉक टेस्ट में कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए, है ना। मॉक टेस्ट में कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। मॉक टेस्ट हमें देने ही देने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है मॉक टेस्ट ही है। अपने को कंप्लीट टेस्ट देने हैं, ना पार्ट टेस्ट ना टॉपिक टेस्ट। अपना टाइम गया पार्ट और टॉपिक देने का पिछले वाले फेज में। अभी जो है वो देंगे हम लोग मॉक टेस्ट, पूरे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, ठीक है। अगला कि 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कम से कम एक वीक में अपने को देने हैं। उसमें क्या करो कि आप अपना टाइम फिक्स रखो। एक तो देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला अपना टाइम फिक्स रखो कि भाई मैं अगर मुझे 11 से 2 के बीच में या फिर 1 के बीच में देना है तो मैं अभी रोज जो है हर टेस्ट 11 से 1 के बीच में दूंगा। ये नहीं एक बार सुबह दे रहे हो एक बार शाम को दे रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। अपना टाइम फिक्स रखो, डिसिप्लिन रखो कि भाई मैं 11 से 1 के बीच में दूंगा तो यही टाइम है मेरा, मैं इसी टाइम। मैं 2 से 5 के बीच में दूंगा हर टेस्ट तो मैं इसी टाइम पे दूंगा, हर टेस्ट इसी टाइम पे दूंगा। दूसरा कि टेस्ट देते टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। भाई ये नहीं है कि बेटा आप टेस्ट दे रहे हो, मम्मी आ जा रही खाने के लिए, भाई आ जा रहा है, बहन आ जा रही है, पापा जा रहे हैं, बीच में आप उठ के कहीं चले गए, वो सब नहीं करना है। हमेशा बिना किसी डिस्टर्बेंस के टेस्ट देना, ट्रीट करना है कि जैसे असली एग्जाम दे रहे हो आप। असली एग्जाम में ये सब नहीं होता ना भाई, तो हर टेस्ट को असली एग्जाम की तरह ही ट्रीट करके देना है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, है ना, कोई टाइम का इधर उधर नहीं है। सिर्फ क्या करना है, असली एग्जाम ट्रीट करके पेपर देना है। अब पेपर देने के बाद अगला स्टेप क्या है, उस टेस्ट को एनालाइज करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एनालाइज करने का मतलब क्या है समझो। टेस्ट एनालाइज करने का मतलब क्या है कि मैंने टेस्ट दिया, मैंने टेस्ट दे दिया, बढ़िया बात है। वो टेस्ट देने के बाद जो भी मेरी गलतियां होंगी, अब कुछ क्वेश्चन मेरे से हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ में तुक्का मारा होगा मैंने, तो जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए और जिसमें मैंने तुक्का मारा ना, उन क्वेश्चन को मैं दोबारा सोल्व करूंगा, देखूंगा मेरी क्या गलती रह गई थी उनमें। क्योंकि जब तक हर क्वेश्चन टेस्ट का आपको नहीं आएगा तब तक मतलब आपने उस टेस्ट को ढंग से दिया ही नहीं है। टेस्ट दे दिया, बढ़िया बात, 3 घंटे का टेस्ट दिया, अब लगाओ 2 घंटे। टेस्ट अपना 3 घंटे का नहीं 5 घंटे का होगा। 3 घंटे टेस्ट दिया, 2 घंटे अपना रिवीजन होगा। उसका रिवीजन द सेंस उसका एनालिसिस होगा कि मैंने क्या गलती करी है, मेरा कौन सा क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए था, मेरी इसलिए मिस्टेक कहाँ हुई है और क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। हिसाब से ये सब गलतियां ढूंढ के आपको लिखनी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था, एक रजिस्टर बना लो अपनी गलतियों का, उसको नोट करते रहो, बार बार पढ़ो उनको। तो टेस्ट एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। आप एनालिसिस करने के बाद पूरा एनालिसिस आपका खत्म हो जाए तो आपको उस टेस्ट का हर क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए, हर क्वेश्चन की अप्रोच पता होना चाहिए, कैसे करना था और कैसे नहीं करना था। आई बात समझ में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब आगे आते हैं अपने पास कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आखिरी जो 30 दिन होते हैं बेटा, ये अपने पास पॉलिश टाइम होता है। जनवरी जो है वो पॉलिश टाइम होता है। इसमें नया कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है, कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। जितना हमने पढ़ लिया उतना हमारे लिए बहुत है, जितना हमें आता है हमारे लिए इनफ है। तो अपने पास फेज 3 में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा। सबसे पहला कि हमें रियल टाइम स्टडीज पे फोकस करना है और मॉक टेस्ट देना है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। दूसरा, वीक में कम से कम 3 जो है वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो, ठीक है। उसके बाद उनको ट्रीट करो उन टेस्ट को कि एज रियल एग्जाम दे रहे हो आप, ना कोई डिस्टर्बेंस होना चाहिए, टाइम जो है फिक्स होना चाहिए, रोज हर बार टेस्ट देने का टाइम सेम होना चाहिए, ठीक है। अगला, टेस्ट को हमें ढंग से जो है एनालाइज करना है, टेस्ट को ढंग से एनालाइज करना है। बिना एनालिसिस के कोई भी टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो 3 फेज अपने खत्म हो गए। पहला फेज था अपने पास बेटा जुलाई से अक्टूबर तक का, अगला नवंबर दिसंबर तक का, अगला लास्ट फेज अपने पास जनवरी फरवरी तक का। तीनों फेज में हमने अच्छे से डिस्कस किया क्या क्या काम मुझे करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए अब आते हैं कुछ स्मार्ट रिवीजन हैक्स पे, है ना। तो जो टॉपर्स होते हैं ना वो सिर्फ रिवाइज नहीं करते हैं, वो एक्टिवली रिवाइज करते हैं। मतलब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझो। एक चीज होती है उसको बोलते हैं फेनमैन टेक्निक, है ना। फेनमैन टेक्निक के नाम की एक चीज होती है। उसमें क्या होता है कि वो बोलती है कि जब आप खुद से पढ़ते हो ना तो आप उतना नहीं समझ पाते जितना दूसरों को पढ़ा के आप समझ पाते हो। मैं अगर किसी को पढ़ाने बैठूं ना तो मुझे वो टॉपिक ज्यादा क्लियर होगा इंस्टेड कि मैं उसको खुद पढ़ूं, समझ रहे हो। तो आप जो है ना किसी भी टॉपिक को ऐसे रिवाइज करो जैसे वो आप टॉपिक किसी को पढ़ा रहे हो। अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपके दिमाग में छोटे छोटे डाउट्स आएंगे, वो अपने आप आपके क्लियर होते जाएंगे ना। इसको फेनमैन टेक्निक बोलते हैं। तो किसी भी कंसेप्ट को ऐसे पढ़ो जैसे तुम किसी और को पढ़ा रहे हो, ठीक है। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवर्स रिवीजन। इसका मतलब क्या, देखो अभी हमने क्या है, सब कुछ कर लिया है। हमारा जो भी अपने पास शॉर्ट नोट्स थे, अपने पास क्लास नोट्स थे, हमने सब पढ़ लिया है, क्लास लेसन कर लिए। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या है कि हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे अभी इस टाइम पे। तो अगर मुझसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ ना, गलत हो गया, तो उसकी थ्योरी फिर मैं जाके पढ़ूंगा। इसको बोलते हैं रिवर्स रिवीजन। तो इसमें जो है जिस क्वेश्चन की मुझे थ्योरी नहीं पता होगी उसकी जाके मैं पढ़ूंगा। इससे क्या है भाई साहब कि अपना रिटेंशन जो है ना वो डबल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन गलत हुआ तो मेरे दिमाग में सवाल है, उसकी थ्योरी मैंने पढ़ी तो दिमाग में थ्योरी भी रहेगी, इससे रिटेंशन डबल हो जाएगा अपना। तो इस तरीके से लास्ट के टाइम पे अपन इस तरीके से जो है थ्योरी रिवीजन करेंगे। अब बात करते हैं बेटा मिस्टेक्स के बारे में, जो लगभग हर बच्चा करता है और जो किसी को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये गलतियां जो है आपका पूरा जेई रिवीजन या फिर जेई प्रिपरेशन बर्बाद कर सकती है, धूल में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो पहली गलती है कि अपन डिस्कस कर चुके हैं कि नई बुक्स को टच ही नहीं करना है, ना किसी नए टॉपिक को टच करना है। जितना अपने को आता है उतना बहुत है, जितना आता है उसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, नई को कभी भी इस टाइम पे टच नहीं करेंगे, नई बुक या नए टॉपिक को, ठीक है। अगली अपने पास गलती होती है कि बच्चे क्या करते हैं, जनरली जो है टाइम टेबल कॉपी करने लग जाते हैं। सबका टाइम टेबल कॉपी करने क्यों नहीं, मैं ऐसे पढ़ूंगा, मैं वैसे पढ़ूंगा। अरे सबका अपना अपना लेवल और सबका अपना अपना पेस होता है। तो जिसका जो लेवल है, जिसका जो पेस है, वो इसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाए। अब टाइम टेबल कैसे बनाना है इसके बेसिस पे अपन जो है एक वीडियो और बना देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। टाइम टेबल कैसे बनाना है उसके अपन वीडियो, मैं जल्दी वीडियो डाल दूंगा। तो अपना लेवल और अपना पेस समझ के ही अपना टाइम टेबल डिसाइड करो, है ना। अगली गलती है कि मॉक टेस्ट के मार्क्स से पैनिक करके कई बच्चे क्या है कि टेस्ट देना ही बंद कर देते हैं। वो सबसे गलत चीज़ है। मॉक टेस्ट के मार्क्स जो है ना बेटा वो हमें सिखाने के लिए है ना। अगर मैं उनसे पैनिक करके टेस्ट देना बंद कर दूंगा तो ये मेरी बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी अपने पास, क्योंकि टेस्ट देना अपने को बंद करना ही नहीं है। क्योंकि बेटा रिवीजन टाइम में ना पैनिक नहीं चाहिए अपने को, है ना। अपने को चाहिए फोकस और कंट्रोल।
रिवीजन टाइम में ये दो इंपॉर्टेंट टूल्स अपने पास। तो बेटा जो ये अपने 3 फेज की स्ट्रेटजी है इसको हम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है, और कौन कौन सी गलतियां जो अपने को नहीं करनी है वो हम गलतियों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना जिस भी बच्चे की रैंक अच्छी आती है ना वो एक स्ट्रेटजी के साथ रिवाइज करता है। ऐसे नहीं है कि आज ये पढ़ रहा है कल वो पढ़ रहा है कि ज्यादा पढ़ लेते, ज्यादा पढ़ने से काम नहीं होगा, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ने से काम होगा। तो आज की वीडियो में ओवरऑल हमने क्या देखा कि अपना जो रिवीजन है ना वो बेसिकली 40% डिपेंड करता है पीवाईक्यूज और अच्छे क्वेश्चंस पे, है ना। 40% डिपेंड करता है मॉक टेस्ट पे और उसके एनालिसिस पे। देखो 80% रिवीजन सिर्फ पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट पे ही डिपेंड करता है। 20% रिवीजन जो है वो थ्योरी पे डिपेंड करता है कि थ्योरी अपन कितनी पढ़ी है कितनी नहीं। बच्चे जनरली उल्टा करते हैं, रिवीजन में 80% जो है वो थ्योरी पढ़ते हैं, है ना, और 20% क्वेश्चंस पे काम करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 80% जो है क्वेश्चंस पे काम करो, 20% थ्योरी पे काम करो, तो हमारा रिवीजन जो है बिल्कुल सही रहेगा अपने लिए। तो बेटा अपने आप पे ना कॉन्फिडेंस रखो, तुमने ऑलरेडी बहुत पढ़ा हुआ है, अब टाइम है जो तुमने पढ़ा है उसको वेपन बनाने का रिवीजन के थ्रू, है ना, और अच्छी रैंक लाने का। तो कमेंट कर दो नीचे कि आई एम स्टार्टिंग माय रिवीजन टुडे एंड लेट्स मेक दिस कमिटमेंट पब्लिक बिकॉज वंस यू डिक्लेयर इट यू ओन इट। तो बेटा कमेंट करके इस वीडियो को सेव कर लो और हर 15 दिन बाद आके देखना इस वीडियो को, ताकि तुम्हारा जो डायरेक्शन है रिवीजन का वो बिल्कुल सही रहे, कहीं गलत डायरेक्शन तुम ना चले जाओ। और अगर आप जेई का बिना किसी नॉनसेंस वाला रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट चाहते हो या फिर मेंटरशिप चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको जेई रिलेटेड हर तरह की गाइडेंस मिलती रहेगी, साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं उनकी वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगे। एंड रिमेंबर टॉपर्स वही बनते हैं जो रिवीजन में मास्टर कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नो स्ट्रेस नो कंफ्यूजन, सिर्फ एग्जीक्यूशन।